आज की इस गहरी चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो हम सब ने कभी ना कभी सोची होगी। हाँ बिल्कुल। और ये टॉपिक है साइंस ऑफ मार्जिन, और वो जिसे हार्ड वर्क ट्रैप यानी कड़ी मेहनत का जाल कहा जाता है। सही कहा। तो इस डीप डाइव का मकसद कुछ ऐसे विस्तृत लेखों और वीडियोस का विश्लेषण करना है जो ये बताते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत करने से कोई अमीर क्यों नहीं बन पाता। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि आमदनी बढ़ने के बावजूद लोग आर्थिक रूप से वहीं के वहीं अटके रहते हैं। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए मान लीजिए कि किसी इंसान का फाइनेंस एक बाल्टी की तरह है। एक बाल्टी। हाँ, अब इमेजिन कीजिए उस बाल्टी में ऊपर से तो लगातार पानी यानी पैसा डाला जा रहा है, लेकिन अगर उस बाल्टी में अनगिनत छोटे छोटे अदृश्य छेद हों तो क्या होगा? तो वो पानी कभी रुकेगा ही नहीं, बाल्टी हमेशा खाली रहेगी। एकदम सही। पानी भरता है और गायब हो जाता है, और लोग सोचते हैं कि इसका समाधान बस ये है कि पानी का बहाव तेज कर दो, यानी और ज्यादा मेहनत करो। लेकिन वो छेद तो वहीं रहते हैं ना। वही तो। फाइनेंस की दुनिया में सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि लोग कमाते कम है, बल्कि ये है कि वो उन खामोश रिसावों को, उन साइलेंट लीक्स को देख ही नहीं पाते जो उनकी मेहनत को सोख रहे हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी साइंस ऑफ मार्जिन को समझेंगे। ये समझेंगे कि कैसे कुछ लोग अपनी आय के मार्जिन में जीत हासिल करके आजादी पा लेते हैं। ये जो बाल्टी वाला रूपक है ना, ये इस पूरी समस्या की जड़ को एकदम सही तरीके से पकड़ता है ना? हाँ। असल में क्या है ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें ये तो सिखाया जाता है कि पैसे कैसे कमाने हैं। वो तो सब सीखते हैं, लेकिन बाल्टी के उन छेदों को पहचानने का कोई सिस्टम हमें कभी नहीं दिया जाता। बिना सिस्टम के सिर्फ कड़ी मेहनत करना एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। ट्रेडमिल मतलब जहां आप दौड़ते तो बहुत हैं पर पहुंचते कहीं नहीं है। बिल्कुल वही। इंसान पसीना बहाता है, थक जाता है, अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर लेता है, लेकिन जब रुक कर देखता है तो पता चलता है कि वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है, वहीं खड़ा है जहां से शुरू किया था। और इस ट्रेडमिल से उतरने का रास्ता और तेज दौड़ना तो कतई नहीं है। एकदम नहीं। रास्ता है उन खामोश रिसाओं को समझना, और हमारे पास ऐसे 5 साइलेंट लीक्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए पहले लीक से शुरू करते हैं। ये जो रिसाव होते हैं ना, ये इतने खामोश होते हैं कि लोग इन्हें जीवन का सामान्य हिस्सा ही मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल। बड़े छेद तो सबको दिख जाते हैं। वही ना, जैसे घर का भारी भरकम किराया हो या कोई महंगी गाड़ी की EMI हो, वो तो रडार पर आई जाती है। इंसान उसे लेकर सतर्क भी रहता है। लेकिन सबसे खतरनाक वो छेद होते हैं जो दिखाई ही नहीं देते। ये रोजमर्रा के छोटे छोटे खर्च हैं। जैसे हर दिन ऑफिस जाते हुए वो 150 रुपए की एक्स्ट्रा कॉफी ले लेना। हाँ, या फिर कोई ऐसा इंटरनेट का सब्सक्रिप्शन जिसे कैंसिल करना इंसान बस भूल गया है और वो हर महीने कट रहा है। बिल्कुल। अगर मैं इसे एक एनालॉजी दूं तो ये छोटी छोटी चीजें मच्छरों के काटने जैसी हैं। मच्छरों के काटने जैसी। हाँ, मतलब एक मच्छर काटेगा तो शायद कुछ खास फर्क न पड़े, लेकिन अगर हजारों मच्छर एक साथ लग जाएं तो वो सारा खून चूस सकते हैं। ये बहुत ही सटीक तुलना है। एक दिन में 100-200 रुपए बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन एक दशक में ये छोटी आदतें लाखों रुपए निकल जाती हैं। एकदम। और इसके पीछे ना एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। अच्छा, वो क्या है? हमारा दिमाग इस तरह से डिजाइन ही नहीं हुआ है कि वो इन छोटे खर्चों को किसी बड़े खतरे के रूप में देखे। मतलब वो इससे इग्नोर कर देता है। हाँ, दिमाग ऑटो पायलट मोड में काम करना पसंद करता है ताकि ऊर्जा बच सके। समझ रहा हूँ। जब कोई इंसान हर दिन एक ही जगह से कॉफी लेता है तो वो कोई आर्थिक फैसला नहीं ले रहा होता। तो वो क्या कर रहा होता है? वो बस एक आदत दोहरा रहा होता है। और इसी ऑटो पायलट मोड को तोड़ने के लिए जापानी संस्कृति में एक बहुत ही प्रभावी दर्शन है। कौन सा दर्शन? इसे ककेइबो कहते हैं। ककेइबो का शाब्दिक अर्थ है माइंडफुल मनी जर्नल। माइंडफुल मनी जर्नल? तो क्या ये सिर्फ हिसाब किताब रखने की कोई डायरी है? नहीं, ये कोई आम अकाउंटिंग नहीं है। इसका असली उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि पैसा कहाँ गया। तो फिर इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है उस ऑटो पायलट मोड को बंद करके अवेयरनेस यानी जागरूकता लाना। जब कोई खुद अपने हाथ से पेन और पेपर लेकर हर छोटे खर्च को लिखता है तो वो शारीरिक क्रिया दिमाग को सचेत करती है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा डाउट है। क्या हर एक कॉफी, हर एक स्नैक का हिसाब लिखना बहुत ज्यादा तनावपूर्ण नहीं हो जाएगा? ये सवाल अक्सर उठता है। मतलब लोगों की जिंदगी में पहले ही बहुत स्ट्रेस है, ऊपर से ये पाई पाई का हिसाब रखना तो एक बोझ जैसा लगता है। लोग कहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए है, हिसाब लगाने के लिए नहीं। मैं समझती हूँ, शुरुआत में ये सच में एक बोझ जैसा ही लगता है, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन यानी घर्षण ही
पूरी प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा है। फ्रिक्शन मतलब खर्च करने में थोड़ी मुश्किल पैदा करना। बिल्कुल। हमें लगता है कि हिसाब रखने से तनाव बढ़ेगा, लेकिन असली तनाव तो इस बात से आता है कि महीने के अंत में बैंक बैलेंस खाली क्यों है। हाँ, वो तो सबसे बड़ा तनाव है। भावनाएं ना अक्सर हमसे झूठ बोलती हैं। दिमाग कहता है अरे ये तो सिर्फ 450 रुपए है, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। एकदम सही। ककेबो सिखाता है कि जो लोग छोटे खर्चों का सम्मान नहीं करते उनके पास बड़ी रकम कभी टिक ही नहीं सकती। हाँ, ये बहुत ही गहरी बात है। और यहीं से एक एवरेज अर्नर यानी औसत कमाने वाले और एक क्वाइट मिलियनेयर यानी शांत करोड़पति के बीच का फासला तय होता है। क्वाइट मिलियनेयर यानी शांत करोड़पति। हाँ, औसत कमाने वाला इस फ्रिक्शन से बचता है। वो सोचता है कि जब आमदनी बढ़ेगी तब बचत करेंगे। लेकिन क्वाइट मिलियनेयर इन छोटी चीजों को, इन लीक्स को इग्नोर नहीं करता। बिल्कुल। वो अपनी आय के इन्हीं छोटे मार्जिनों में जीत हासिल करता है, क्योंकि जागरूकता ही बचाव का पहला कदम है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे फ्रिक्शन को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, तो काकेबो से कम ये तो साफ हो जाता है कि पैसा जा कहाँ रहा है। इंसान का ऑटो पायलट मोड बंद हो जाता है। लेकिन अवेयरनेस आने के बाद जो अगली बड़ी समस्या सामने आती है वो ये है कि पैसा कितना खर्च हो रहा है। ये हमारा दूसरा लीक है। सही कहा। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी आय का 100% हिस्सा खर्च कर देते हैं। मतलब मार्जिन नाम की कोई चीज ही नहीं होती। बिल्कुल। अगर 50,000 कमाते हैं तो 50,000 खर्च करने का बहाना ढूंढ लेते हैं। और कल को अगर आमदनी बढ़कर 2 लाख हो जाए तो वो 2 लाख खर्च करने का तरीका भी निकाल ही लेते हैं। इसी को तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। हाँ, अगर मैं इसे एक रूपक से समझाऊं तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी गाड़ी को हमेशा फुल स्पीड पर चलाना। रेड लाइन पर। हाँ, एकदम रेड लाइन पर। अगर कोई हमेशा गाड़ी के इंजन को उसकी पूरी क्षमता पर दौड़ाएगा तो अंततः इंजन फट ही जाएगा। ये इंजन वाली तुलना बहुत सटीक है। किसी भी मशीन को और जीवन को भी सही से चलने के लिए एक बफर की जरूरत होती है, मार्जिन की जरूरत होती है। जब कोई इंसान अपनी आय का 100% खर्च कर रहा होता है ना, तो वो दरअसल एक बेहद नाजुक स्थिति में जी रहा होता है। नाजुक मतलब फ्रैजाइल। हाँ, एकदम फ्रैजाइल। बाहर से जिंदगी बहुत शानदार दिख सकती है, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, लेकिन असल में कोई सेफ्टी कुशन नहीं होता। बिल्कुल। वो बस एक मेडिकल इमरजेंसी या एक नौकरी छूटने की दूरी पर होता है अपनी पूरी आर्थिक तबाही से। तो इस फ्रेजिलिटी से, इस जाल से बाहर निकलने का क्या उपाय है? इसके लिए एक और जापानी सिद्धांत है जिसे हारा हाचीबू कहते हैं। हारा हाचीबू, इसका क्या मतलब है? ये मूल रूप से ओकिनावा के लोगों की खाने की आदत का नियम है। इसका अर्थ है तब तक खाएं जब तक पेट 80% ना भर जाए। अच्छा, मतलब पूरा पेट नहीं भरना है? नहीं, कहा जाता है कि पेट को दिमाग तक ये संदेश पहुंचाने में 20 मिनट लगते हैं कि वो भर चुका है। ओह, तो अगर कोई 100% पेट भरने तक खाता है तो असल में वो जरूरत से ज्यादा खा चुका होता है। एकदम सही। और जब इसी सिद्धांत को हम फाइनेंस में लागू करते तो हैं, इसका मतलब होगा अपनी आय के 80% हिस्से पर जीवन जिए। बिल्कुल 80% पर जिएं और बाकी बचे 20% को मार्जिन के तौर पे छोड़ दें, भविष्य के लिए बचाएं। अगर जीवन में वो 20% का मार्जिन नहीं है तो इंसान संपत्ति नहीं बना रहा है, वो बस सरवाइव कर रहा है। हाँ, वो 20% कोई फालतू पैसा नहीं है, वो एक शॉक एब्जॉर्बर है, भविष्य की आजादी का टिकट है। लेकिन समस्या ये है कि समाज लगातार ये विश्वास दिलाता है कि सफलता का मतलब है अपना पैसा दुनिया को दिखाना। लोग अक्सर उस लाइफस्टाइल को फाइनेंस करने के लिए कर्ज लेते हैं जो सिर्फ उन अजनबियों को इम्प्रेस करने के लिए होती है जो असल में उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना, हम वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, ताकि उन लोगों को प्रभावित कर सकें जिन्हें हम पसंद तक नहीं करते। बिल्कुल। और आर्थिक स्वतंत्रता कभी भी सैलरी से नहीं आती, तो किससे आती है? ये कमाने और खर्च करने के बीच के अंतर से, उस गैप से आती है। वो मार्जिन ही सब कुछ है। तो चलिए मान लेते हैं कि किसी ने ये बात समझ ली, उसने ककेबो अपना लिया, छोटे खर्च रोक दिए और हारा हाचीबू का पालन करके 20% बचा भी लिया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हमारा तीसरा लीक आता है। उस बचे हुए पैसे का होता क्या है? अक्सर वो पैसा बस बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है। हाँ, या महंगाई की भेंट चढ़ जाता है, क्योंकि लोग अक्सर कुछ नहीं करते, वो बस सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं। जब ज्यादा पैसा होगा तब निवेश करेंगे, या जब ज्यादा समय होगा तब साइड बिजनेस शुरू करेंगे। ये इंतजार करना भी तो किसी भी इंसान की सबसे कीमती संपत्ति का रिसाव है ना। मेरा मतलब है समय की बर्बादी। बिल्कुल। और समय का रिसाव पैसों के रिसाव से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पैसे वापस कमाए जा सकते हैं, लेकिन समय एक बार गया तो हमेशा के लिए चला गया। एकदम।
ये जो परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार है ना, ये असल में परफेक्शनिज्म नहीं है, ये सिर्फ डर का एक मनोवैज्ञानिक रूप है इंसान फेल होने से डरता है। और परफेक्शन का बहाना बनाता है। इस जड़ता को तोड़ने के लिए काइज़न का सिद्धांत काम आता है। काइजन? हाँ, काइज़न का अर्थ है रोजाना 1% का सुधार, निरंतर और क्रमिक सुधार। यानी इसमें किसी बड़े क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत नहीं होती। नहीं, ना ही लाखों रुपयों की एक साथ जरूरत होती है। इसमें सिर्फ एक निरंतर आदत चाहिए होती है। लेकिन लोग अक्सर गलतियों से बचने के लिए इंतजार करते हैं। क्या बिना पूरी जानकारी के या एक अधूरी योजना के साथ शुरुआत कर देना जोखिम भरा नहीं है? ये डर जायज लगता है, लेकिन इसे ऐसे देखिए, जब कोई व्यक्ति परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रहा होता है तो वो असल में कंपाउंडिंग नाम की सबसे बड़ी ताकत को अपने खिलाफ काम करने दे रहा होता है। चक्रवृद्धि की ताकत। हाँ, कंपाउंडिंग इंतजार करने वालों को बहुत पीछे छोड़ देती है। समय बीतने की जो कीमत है वो किसी गलत निवेश के नुकसान से कहीं ज्यादा होती है। तो मतलब आज लिया गया एक अपूर्ण या इम्परफेक्ट एक्शन एक परफेक्ट मास्टर प्लान से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। बिल्कुल, एक छोटी सी SIP शुरू कर देना आज उस परफेक्ट प्लान से बेहतर है जो सिर्फ दिमाग में है। ये बहुत गहरी बात है। काइजन हमें सिखाता है कि महान होने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। एकदम सही। लेकिन ये चौथा लीक भी तो है। हम सब जानते हैं कि सही काम करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाली खुशी का गुलाम होता है। हाँ, इंसान काइजन भी अपनाना चाहता है, मार्जिन भी बचाना चाहता है। लेकिन फिर कोई ऐसा दिन आता है जब ऑफिस में सब कुछ गलत हो जाता है, और उस तनाव से बचने के लिए इंसान भावनाओं में बहकर कोई ऐसी चीज खरीद लेता है जिसकी उसे बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इसे अक्सर डोपामाइन स्पेंडिंग कहा जाता है। हाँ, यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये मुझे बिल्कुल इमोशनल ईटिंग जैसा लगता है। इमोशनल ईटिंग मतलब जब कोई इंसान उदास होता है तो वो भावनाओं में बहकर जंक फूड खाने लगता है। बिल्कुल। वो बस उस पल की शांति चाहता है। ये खर्च भी बिल्कुल वैसा ही है। बस जंक फूड की जगह यहाँ कोई नया फोन या कपड़े हैं जो बैंक अकाउंट के स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं। ये तुलना बहुत ही शानदार है, क्योंकि दोनों के पीछे काम करने वाला न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म एकदम एक ही है। सच में? हाँ, हमारा दिमाग हंटर गैदरर युग में बना है, जहां तुरंत मिलने वाली कैलोरी या इनाम जीवन बचाने के लिए जरूरी था। मतलब दिमाग को बस आज का दिन काटना होता था। बिल्कुल, उसे भविष्य की परवाह नहीं थी। लेकिन आज हम ऐसी दुनिया में हैं जहां एक क्लिक पर कुछ भी घर आ सकता है। क्रेडिट कार्ड और UPI ने पैसे खर्च करने का वो दर्द ही खत्म कर दिया है जो कैश देते वक्त होता था। और बाजार और दुनिया इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो इंसान के डर और लालच को ट्रिगर कर सकें। तो एक तरफ हमारा वो पुराना दिमाग है जिसे डोपामाइन चाहिए, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। इस लीक को कैसे रोका जाए? इसके लिए तर्क यानी लॉजिक को वापस लाना होगा। वो कैसे होगा? हमें नियमों का एक सिस्टम बनाना होगा। जैसे किसी भी अचानक आई खरीदारी की इच्छा पर 24 घंटे का नियम लगाना। 24 घंटे का नियम? ये कैसे काम करता है? जब भी कोई चीज खरीदने की इच्छा हो जो बजट में नहीं थी, तो खुद से कहना है मैं इसे खरीदूंगी, लेकिन 24 घंटे बाद। अच्छा, तो ये नियम भावनाओं के उस गुबार को शांत होने का समय देता है। बिल्कुल। 24 घंटे बाद डोपामाइन का स्तर सामान्य हो जाता है और लॉजिकल दिमाग वापस नियंत्रण में आ जाता है। और अक्सर इंसान पाता है कि वो चीज खरीदने की बेचैनी खत्म हो चुकी है। एकदम सही। तो हमने अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित कर लिया, लेकिन इसके बाद भी एक आखिरी और पांचवा जाल है। सबसे खतरनाक जाल। हाँ, जिसे पार किए बिना सच्ची आजादी नहीं मिल सकती। ये है बिना कोई संपत्ति या एसेट बनाए अपने घंटों को पैसे के लिए बेचना। द टाइम फॉर मनी ट्रेड। यही सबसे बड़ा हार्डवर्क ट्रैप है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा घंटे काम करो। लेकिन दिन में तो सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं ना? बिल्कुल, इंसान की मेहनत करने की एक सीमा है। अगर काम बंद करते ही आय रुक जाती है तो वो इंसान आजाद नहीं है, वो अपनी ही नौकरी का गुलाम है। तो इसका मतलब है कि एक बहुत अधिक सैलरी वाली नौकरी भी एक सोने का पिंजरा हो सकती है। 100%। अगर भविष्य का समय वापस खरीदने के लिए कोई सिस्टम ना हो तो वो लाखों की आमदनी बस एक पिंजरा है, जिसे हम गोल्डन केज कहते हैं। जो लोग सच में आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं वो सिर्फ आय बढ़ाने के लिए काम नहीं करते। तो वो क्या करते हैं? वो लेवरेज के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसे सिस्टम और एसेट्स बनाते हैं, जैसे शेयर बाजार में निवेश, साइड बिजनेस या कोई डिजिटल प्रोडक्ट। हाँ, जो उनके सोते समय भी कैश फ्लो पैदा करें।
अमीर लोग अपने पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। अपनी आय के एक हिस्से का इस्तेमाल अपने भविष्य का समय वापस खरीदने के लिए करना ही असली आजादी है। बिल्कुल। जब इंसान का पैसा उसके लिए मेहनत करने लगता है, तब जाकर वो उस ट्रेडमिल से हमेशा के लिए उतर पाता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि क्वाइट मिलियनेयर वो है जो इन अदृश्य मार्जिनों में जीतता है। हाँ, संपत्ति कोई हादसा नहीं है, बल्कि ये एक सोच समझकर किया गया चुनाव है। इन स्रोतों में जो संदेश दिया गया है उसके आधार पर कोई भी इंसान आज एक कदम उठा सकता है। बिल्कुल उठाना चाहिए। मेरी सलाह होगी कि लोग पिछले महीने का अपना बैंक स्टेटमेंट देखें और सिर्फ किसी एक साइलेंट लीक को पहचान कर उसे आज ही बंद करने का फैसला करें, क्योंकि शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय कल था और दूसरा सबसे अच्छा समय अभी है। एकदम सही। लेकिन इन सभी लीक्स को बंद करके अंततः कोई भी इंसान अपना भविष्य का समय वापस खरीद लेगा। पूरी आजादी मिल जाएगी। हाँ, लेकिन इसके बाद एक नया और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो क्या? जब किसी के पास वो पूरी आजादी होगी तो वो उस समय का करेगा क्या? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्योंकि पैसा बचाना, निवेश करना और सिस्टम बनाना अंततः एक यांत्रिक प्रक्रिया है जो आसान है। सीखा जा सकता है। लेकिन जब कोई काम करने की मजबूरी ना हो, जब अलार्म क्लॉक की कोई बंदिश ना हो, तब हर सुबह उठकर अपने जीवन के असली उद्देश्य को खोजना सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। ये बहुत ही गहरा विचार है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।